हेलो नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको जो हमारी पिछली एक्सरसाइज रहती है उसके चारों सम अलग अलग हैं। ठीक है, तो वो चार सम करवाने वाला हूँ। उसके बाद हम बस आगे मैक्सिमम मिनिमम क्या है, आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, जो भी है शुरू करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि शो दैट द लाइन x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 टच इज द कर्व y इज इक्वल टू बी ई की पावर x माइनस एक्स बाई ए एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉस द एक्सिस ऑफ y। ये अब इसका मतलब क्या है, क्या कह रखा है, शो दैट द लाइन। ये इक्वेशन नंबर 1 किसकी इक्वेशन है, लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये क्या है, कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। ये लाइन इस कर्व को टच करती है, ये शो करना है ना। तो देखो, जैसे कि ये हो गई कर्व और ये लाइन इस कर्व को टच करती है। टच करने मतलब टेंजेंट लाइन। कहने का मतलब क्या है, ये लाइन इस कर्व को टच करती है, मतलब क्या प्रूव करना है कि ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट लाइन है। तो ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर है। इक्वेशन नंबर 2 ये स्टेटमेंट है, इसकी टेंजेंट लाइन निकालनी है और जो कि ये आनी चाहिए। साथ ही साथ इसने एक बात और कह रखी है कि वेयर दी कर्व क्रॉसेस दी एक्सिस ऑफ वाई। तो वेयर कर्व क्रॉसेस एक्सिस ऑफ वाई, वाई एक्सिस को क्रॉस करती है, मतलब वाई एक्सिस को काटती है, वहां पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 0। यही x1 है, ये इसमें पुट कर दो, ये इसमें पुट कर दो। b e की पावर माइनस एक्स की 0 करेंगे तो ये तो 0 हो गया। अब e की 0 या e की माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर b आया, मतलब x1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू b। देखो दो चीज हो गई ना। अब तीसरी चीज क्या होती है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। स्लोप निकालना है, m निकालना है, 2 विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। बी एज इट इज e की माइनस एक्स बाई ए का e की माइनस एक्स बाई ए, इंटू में चैन रूल से माइनस एक्स बाई ए का करोगे तो माइनस 1 बाई ए, और इसमें अगर आप x को 0 पुट कर दोगे तो dy बाई डी एक्स, यानी कि जो m आएगा b, ये सारा क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि x की जगह पे 0 करना है, e की 0 1 होता है, और इंटू में माइनस का 1 बाई ए, ये आया भाई हमारा माइनस का b बाई ए। अब इक्वेशन का फार्मूला लगाओगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y1 मेरे पास है b, m आया है माइनस b बाई ए, और x माइनस x1 तो शायद 0 था, हाँ ये था। ठीक है, वो प्रूव करना है, तो किस तरीके से प्रूव करोगे वो देख लो। बस क्या करते हैं, अब ये ए को इधर मत लेके आना, अगर हमें वो आंसर निकालना है, ठीक है, तो ये हो गया y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। अगर वो आंसर प्रूव करना है तो इसको b से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब b से डिवाइड कर दो, यहां पर भी b बटे में कर देते हैं, यहां पर भी b बटे में कर देते हैं, और यहां पर भी b बटे में कर देते हैं। इससे b से b कैंसल, तो y बाई बी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए, इसको इधर ले आओ, y बाई बी ये इधर आके प्लस का y इज इक्वल टू 1। इस तरह से इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग तरीके से दे रखी थी। और देखो, एक क्वेश्चन था के स्क्वायर वाला, मैंने कहा था कि के स्क्वायर वाला मैं आपको करवाऊंगा। उसमें है, इसमें 2 कर्व दे रखी हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व्स, 2x इक्वल वाई स्क्वायर और 2xy इज इक्वल टू के। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, कट एट द राइट एंगल्स इफ के स्क्वायर इक्वल टू 8। ये तो प्रूव करना है कि के स्क्वायर इक्वल टू 8 गिवन क्या है, ये राइट एंगल पर है, तो इसका स्लोप यानी कि m1 और इसका स्लोप यानी कि m2 क्या होगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। आपको बस ये प्रूव करना है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 एज इट इज, x का 1 हुआ, इसका 2y dy बाई dx। तो यहां से dy बाई dx
2y में 2y मतलब 1/y। अब कोई पॉइंट नहीं दे रखा, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, यहां पर y की वैल्यू रख देते हैं। अब नहीं दे रखा तो यही अपना m1 है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा 2 एज इट इज एक्स वाई का, x एज इट इज y का dy/dx, y एज इट इज x का 1 और k का 0। ये 2 भी उधर चला जाएगा और यहां से dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, -y/x। तो इसको जैसे m1 कह सकते हो, इसको हम m2 कह सकते हैं। फिलहाल कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, ठीक है, या फिर आप वैल्यू मान सकते हो, ना भी मानो तो भी काम चल जाएगा। अब दे क्या रखा है, बिकॉज करोज कट एट राइट एंगल्स। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये मैं पता परपेंडिकुलर का यही रूल होता है। राइट एंगल मतलब, ये क्या लिख दिया, नहीं, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर। तो इसकी और इसकी प्रोडक्ट करो, 1/y मल्टीप्लाई में -y/x इज इक्वल टू क्या होता है, -1 y से y कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 1/x बचता है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, मेरी क्या आ चुकी है, x की वैल्यू 1 आ चुकी है। ये x की वैल्यू 1 यहां रख देते हैं, तो यहां पर या फिर यहां रख देते हैं, चलो यहां रख देते हैं, पुट इन टू में रख दी, 2 इंटू में x की वैल्यू 1 इंटू वाई इज इक्वल टू k। तो y की वैल्यू यहां से k/2 आई और ये दोनों 1 में पुट कर दो। तो पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू k/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे भाई, 2 इंटू में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी, k/2 और इसका स्क्वायर। तो 2 इज इक्वल टू k²/4, 4 को इधर ले आओ, 8 इज इक्वल टू k², यही प्रूव करना था ना, k² इज इक्वल टू 8। तो एक ही इक्वेशन है, इसमें किया क्या, बस इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, एक का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव, दोनों राइट एंगल थी, परपेंडिकुलर थी, तो दोनों की गुणा -1 करके मैंने ये वैल्यू निकाली। ये मैंने 2 में पुट कर दी, 2 से फिर मैंने 1 में पुट कर दी, जो मेरी y की वैल्यू आई थी। ठीक है, अगर आप ये x की वैल्यू 1 की पहले 1 में रख के दोबारा 2 में रखोगे तो भी ये k² इक्वल टू 8 आएगा। अच्छा, और इसमें किस तरह का सम है, एक था एंगल निकालने वाला भाई, एक था एंगल निकालने वाला, फाइंड द एंगल। ये सम नहीं था, एक मुश्किल सा था। अभी मेरे पास है नहीं, फिर मैं आपको अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से बनाता हूं। एक सम है, एक तो सम है, हाँ, एक तो सम है जैसे ये दे रखा है y² इज इक्वल टू 4x और x² इज इक्वल टू 4y। ये दो कर्व हैं और इनके बीच का एंगल निकालना है। एक सम तो ये है, एक दूसरा सम और है जिसके भी बीच में एंगल निकालना है, जो किसी किसी बुक में है, वो कुछ इस तरह से है, x² प्लस y²। यहां पर पता नहीं भाई क्या है, यहां पर मैं अब अपनी तरफ से जो आपकी बुक में है, जैसे मैं मान लेता हूं भाई, मान लो कि 4x हो, मान लेते हैं y हो भाई 2y हो, और इज इक्वल टू 0 हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। देखो मैं तरीका बताऊंगा क्योंकि मुझे सम पता नहीं, लेकिन ये है। एक और दूसरी कर्व दे रखी है x² प्लस y², यहां पर हो सकता है 2x हो, यहां पर हो सकता है प्लस y हो, माइनस y हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है +1 इज इक्वल टू 0 हो। एक सम यह है कि इनके बीच का एंगल निकालो। अब इसका और इसका तरीका बिल्कुल सेम है। सबसे पहले तो इन दोनों को सोल्व करना। आपको इन दोनों को सोल्व कैसे करोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा सा, माइनस 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 माइनस, मतलब माइनस है तो प्लस कर लेना। यहां पर ये दोनों कटेंगे, मुझे इतना पता है। 4x में से 2x माइनस होगा, जैसे 2x बचा, और ये जैसे माइनस का 3y आया, जैसे माइनस का 1 आया इक्वल टू 0, इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी, आप उधर ले जाओगे। 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 1। जैसे यहां से आपका क्या करना कि x की वैल्यू निकाल लेना या y की निकाल लेना, जो भी आपको ठीक लगे। जैसे आप मतलब 3y को उधर ले जाके बाय में 3 करके यहां से y की वैल्यू भी निकल सकती है।
y की वैल्यू भी निकल सकती है 2x माइनस 1 बाय में 3। हाँ, ये वैल्यू आप चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं इसमें पुट करूंगा, जैसे मान लो कि मैंने x वाली पुट कर दी, ठीक है, मैंने ये नहीं निकाली, x वाली पुट कर दी, तो यहां पर 3y प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 3y प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखो भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसका पूरा हम स्क्वायर करना है, एलसीएम लेना है, तो यहां से y की दो वैल्यू निकल जाएंगी, एक वैल्यू आएगी फिर दूसरी वैल्यू आएगी, यहां पर हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी। ये दोनों वैल्यू y की y1 है, एक बार आप y1 ले लेना, y1 को आप किसी भी में 1 में या 2 में रख के x1 आ जाएगा, आ गया x1 y1 आ गया, पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, एंगल निकालना है। आप इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जैसे कि 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 4 माइनस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, अच्छा dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा 2y माइनस का 2, बाकी उधर ले गए, मतलब माइनस 2x माइनस का 4, ये बटे में कर दिया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4 बाय में 2y माइनस 2 लेके हम काटेंगे तो dy बाई डी एक्स 2 काट दिया माइनस x माइनस 2 बाय में y माइनस 1, इस तरह से कुछ आया। यहाँ पर ये जो वैल्यू आई हुई है पुट कर देना। अभी एक पॉइंट लेके एक y1 लोगे, एक x1 आएगा, फिर दोबारा दूसरा आएगा, इसको आप क्या नाम दोगे, m1। इसी तरह से दूसरे का डेरिवेटिव कर दोगे, क्या आ जाएगा m2, m1 और m2 आ जाएगा। देखो सोल्व करना है भाई। अब ये मत पूछना सर ये कैसे होगा, कहीं फोटो उतार के भेज दो मेरे पास, सर ये कैसे होगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कैलकुलेशन मेरे से मत करवाना। और दूसरी बात, एंगल का एक फार्मूला होता है, टेन थीटा का भी एक फार्मूला होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है m1 माइनस m2 बाय में 1 प्लस m1 m2। ये वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला। ठीक इसी तरह से इसमें करना पड़ेगा, पहले इनको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहां से x की वैल्यू आई वाई स्क्वायर बाय 4, और ये वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी x की वैल्यू, तो यहां x की जगह पुट करेंगे, मतलब वाई स्क्वायर बाय 4 का भी स्क्वायर और इज इक्वल टू 4y, तो ये तो y की 4 बाय 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4y, 16 उधर चला गया, y की 4 इज इक्वल टू 64y, ये इधर आ जाएगा, y की 4 माइनस 16y कॉमन 0, y कॉमन लिया तो क्या बचा, y की 3 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। यहां से y की एक तो वैल्यू आनी है 0 और एक y की वैल्यू आनी है 4। अब ये चाहे आप 1 में कर दो, क्योंकि देखो y की 0 लोगे तो x की भी 0, एक बात तो सीधी सी है, अगर y की 0 लोगे तो x की 0, अगर y की ली 4 यहां पुट कर दी तो 4 चौक 16, मतलब x की वैल्यू भी 4 आएगी। तो देख लेना y की 4 है तो x की भी 4 है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, ये आया हमारा पॉइंट आया x1 y1, ये पॉइंट क्या आया x1 y1। इसी तरीके से फिर इसका डेरिवेटिव करोगे m1 आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे m2 आएगा। एंगल निकालने का ये फार्मूला है, m1 और m2 आपको यहां रखनी पड़ेगी। इतना आप करना, इतने के बाद आंसर ना मैच हो तो फिर मुझे बताना, हाँ, लेकिन कैलकुलेशन जरूर करना, ठीक है। अब एक सम और था, एक ये सम है, इसकी दरअसल मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है, नहीं तो मैं करवा देता। ये कुछ याद आ रहा है, कुछ इसी तरह का है। एक बच्चे से मैंने स्टेटमेंट मांगी थी, उसने भेजा था और उसमें ये था, ये अलग सम था, मुझे पता है कि इसमें कुछ सम अलग होते हैं। और एक सम और है जो बिल्कुल पूरे चैप्टर से अलग है, उसकी स्टेटमेंट मेरे पास थी, कौन सा था भाई, हाँ, ये है फॉर द करो इक्वेशन ऑफ करो y इज इक्वल टू 4x की 3 माइनस 2x की 5, ये है। इसमें क्या लिख रखा है, फाइंड ऑल दी पॉइंट एट विच दी टेंजेंट पासेस थ्रू दी ओरिजिन। आपकी बुक में एग्जांपल हो सकता है
अगर सम नहीं है तो एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल नहीं है तो सम हो सकता है आपकी बुक में ना एग्जाम्पल हो ना सम हो, समझ लो। फाइंड द पॉइंट, देखो ये इक्वेशन दे रखी है, लिखा हुआ क्या होगा, फाइंड ऑल द पॉइंट वेयर टेंजेंट passes through the origin, passes through the origin, ठीक है, passes through the origin, find the for the करो, find all the point at which the tangent passes through the origin, हाँ यही है, ठीक है। तो पास होता है, ये इसमें लिख क्या रखा है, ग्राफ से बताता हूं। नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में क्या दिया होता है, एक कर्व दी होती है, उसका कोई पॉइंट दे रखा होता है, उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन ड्रा की वो हमें निकालनी होती है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, x1 y1 कहते हैं। इसमें दे रखा पासिस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन x1 y1 नहीं है, ये कोई और पॉइंट है, ये कोई और पॉइंट है 0 0। x1 y1 नहीं दे रखा तो लेट मान लेते हैं कि x1 इसमें x1 क्या मानो, या तो x1 को x1 ही ले लो या x1 को a ले लो, ठीक है। लेट a, b बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, लिख लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड करो, टेंजेंट लाइन और करो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, तो देखो फिर सबसे पहले तरीका वही चलेगा। अब हमारे पास हमने पॉइंट मान लिया है तो पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसका स्लोप निकालेंगे, x1 y1 है, स्लोप से m1 आके इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे। अब देखो dy बाई डी एक्स 4 मतलब 12x स्क्वायर, x की 5 का 5 मतलब माइनस 10 x की पावर 4, ये हमारा क्या हुआ, m1 हो जाएगा जब इसमें पुट कर देंगे। एट a, b dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो हमारा m होगा, आप x की वैल्यू a पुट कर दो, x1 12a स्क्वायर माइनस 10a की पावर 4, ये हमारा m1 हो चुका भाई, m हो चुका है। ये x1 y1 है, ये m है, इक्वेशन का फार्मूला लगा दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस b इज इक्वल टू m 12a स्क्वायर माइनस 10a की 4 और x माइनस a। अब देखो अभी ये इतना हो गया, ठीक है, अभी हम बहुत कुछ करना है। ये पॉइंट है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड करो, मतलब ये पॉइंट टेंजेंट लाइन का पॉइंट भी है, करो का भी है, तो ये पॉइंट करो पे भी होता है तो करो को भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी हम यहां भी रख सकते हैं। ऑल्सो a, b सेटिस्फाइड, इसको क्या लिखते हैं, सेटिस्फाइड इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह a रख दो, y की जगह b रख दो, y की जगह b रखा, x की जगह a रखा तो 4a की क्यूब माइनस 2a की 5। अब सुनो इस इक्वेशन में क्या क्या रखना है, एक तो ये b की वैल्यू रख दो, दूसरी बात, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ऑल्सो इक्वेशन 2 किससे पास होती है, मेरी बात को सुनना, ये किससे पास हो रही थी, ए बी से पास हो रही थी, तो इसमें ए बी रख दिया एक्स और वाई की जगह पे। ये किससे पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, तो एक्स वाई की जगह क्या रखेंगे, 0 0। एक्स और वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू अच्छा लिखेंगे, ऑल्सो इक्वेशन 2 पासिज थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। y की वैल्यू 0 है, अब मैं इस करो को कर देता हूं साफ, y की वैल्यू 0 है भाई, क्योंकि ये ओरिजिन से पास होती है माइनस में। b की वैल्यू ये हमें अभी अभी निकाली है, 4a की 3 माइनस 2a की 5 इज इक्वल टू m की ये निकाल रखी है, मतलब यहां पे 12a स्क्वायर माइनस 10a की 4, ब्रैकेट में x और x तो 0 है,
x और y तो दोनों ही 0 0 हैं, और x1 मैंने क्या मान रखा है a, तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का a। शायद ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रैकेट में माइनस का a है, ठीक है। तो चलो इसकी थोड़ी सी और कैलकुलेशन करते हैं। बाकी सम से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, क्योंकि जो इसमें दिया हुआ होता है वो ऐसा कोई एग्जाम्पल इसकी तरह है ही नहीं। तो माइनस को अंदर ले गए, -4a की 3 प्लस 12a की 2a की 5, उधर से माइनस a की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12a की 3 और प्लस का 10a की पावर 5। अब क्या करते हैं, इनको ले जाते हैं उधर, या इनको इधर ले आओ। चलो -4a की 3 और वो 12a की 3 इधर आया, प्लस 2a की 5 और माइनस 10a की 5 इधर आया। ये कितना हो गया 8a की 3 और ये कितना हो गया माइनस का 8a की 5 इज इक्वल टू 0। 8a की 3 कॉमन लिया तो 1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 8a की 3 को 0 करोगे फिर a की 3 भी 0 होगा, फिर a भी 0 होगा। 1 माइनस a स्क्वायर को 0 करोगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा और a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। कहने का मतलब a की वैल्यू 0, -1 और 1 तीन वैल्यू आई है मेरे पास। तो b की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से। a की अगर 0 है तो b की भी 0, a की 0 है तो b की भी 0, फिर a की -1 है तो -1 की 3, -1 की 5, -4 + 2 मतलब -2, -1 पे -2 और 1 पे 2। करना क्या था, मेरे ख्याल से तो पॉइंट ही निकालना था, फाइंड द पॉइंट। हाँ बिल्कुल ठीक, सिर्फ पॉइंट निकालना था भाई। ये a और b जो x1 y1 मैंने माने थे, ये x1 y1 मेरा a और b 0 -1 1 और 0 -2 2, ये 3 पॉइंट आ चुके हैं। बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें पासिंग पॉइंट दे तो रखा ओरिजिन, लेकिन ओरिजिन पासिंग पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है वो करो वाला, जहां पर ये मिलते हैं ना, ये पॉइंट x1 y1 नहीं है, ये x1 y1 नहीं है। तो ये तो बाद में यूज होगा जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगी, उसका पासिंग पॉइंट है तो y की जगह और x की जगह बाद में रखना है। तो यहाँ पे काफी सारी वैल्यू रखी है, b की वैल्यू रखी है, y की वैल्यू रखी है, x की वैल्यू रखी है। इतना करना ठीक है, ओके। ये 4 सम अलग थे, मैंने करवा दिए। अब हम आगे हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, इसके कौन से तरीके हैं। देखो, करो इंक्रीज हो रही है या करो डिक्रीज हो रही है। जब कोई करो नीचे से ऊपर जाती है, कब जाती है ऊपर, कब जाती है, और करो ऊपर से नीचे कब आती है, मतलब ये कब होता है, ये कब होता है। नीचे से ऊपर कब जाती है, जब उसकी वैल्यू बढ़ रही हो। जैसे कि मैंने लिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9। बढ़ रही है ना, बढ़ रही है वैल्यू, 4 आया, 9 आया, 16 आया। अब ये भी हो सकता है fx इक्वल टू 1/x², ये भी हो सकता है। 1 रखेंगे 1/1 का स्क्वायर 1 आया, 2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब कम हो रही है, पहले 1 फिर 1/4 फिर 1/9 और छोटा होगा, फिर 1/16 और छोटा होगा, कम हो रही है, तो तब ये डिक्रीज होगी, करो ऊपर से नीचे जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हम मान लो कि यहां पर मैंने पॉइंट लिया x1 और y1 और दूसरा पॉइंट जो x2 और y2, इसमें दोनों की वैल्यू बड़ी होती है। कहने का मतलब x1 छोटा होता है, x1 छोटा होता है x2 से, और y1 भी छोटा होता है y2 से। समझ रहे हो ना, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा। y1 की जगह पे, एक मिनट, y1 की जगह पे कई बार क्या होता है, x1 तो x1 ले लिया, y1 को fx1 कह सकते हैं। इसी तरह से x1 y1, x2 y2, y2 को fx2 भी कह सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि fx1 लेस होगा fx2 से। ये कंडीशन है भाई, ये मैं अभी लिखवाऊंगा, लिख देते हैं अलग से। यानी कि जब होगा इंक्रीजिंग, हाँ, जब करो इंक्रीजिंग होगी तो x1 लेस होगा x2 से, और जो fx1 लेस होगा fx2 से। ये हो गया। एक तो इसका
बिल्कुल दिमाग में इसको फिट कर लो। दूसरी बार डिक्रीजिंग में क्या होता है, इसमें वैल्यू x1 y1 यहां पर, या कह लो x1 fx1, और यहां पर होगा x2 fx2। x1 तो यहां पर बड़ा होता है, देखो हम बात कर रहे हैं x एक्सिस और y एक्सिस की, ये y एक्सिस ये x एक्सिस। जैसे कि x की वैल्यू यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 6 है। तो ये x1 की वैल्यू जैसे यहां होगी, x2 की वैल्यू जैसे यहां होगी, तो x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है, x1 2 है, x2 6 है। मतलब डिक्रीजिंग में भी x1 तो x2 से लेस ही होगा। लेकिन fx1 के बारे में क्या विचार है, देखो ये fx2 तो यहां आकर मिल रहा है और ये fx1 यहां आकर मिल रहा है, यहां पर क्या है fx1 और यहां पर क्या है fx2। तो बताओ कौन सा बड़ा है। y एक्सिस में यहां से शुरुआत करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऊपर जाते हैं ना, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है, नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है। तो कहने का मतलब यहां पर fx1 बड़ा होगा किससे, fx2 से। ये डिक्रीजिंग में याद रखना भाई, ठीक है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है। इंक्रीजिंग में x1 भी x2 से लेस होता है, fx1 भी fx2 से लेस होता है, और डिक्रीजिंग में x1 लेस होता है x2 से, fx1 ग्रेटर होता है fx2 से। डिक्रीजिंग में सिंबल उल्टे होंगे, x1 तो लेस होगा, fx1 ग्रेटर होगा। यहां से आप समझ सकते हो। अगर ये करो इस तरह से जाती तो यहां पर x1 भी छोटा है और ये जो y1 है fx1 वो भी छोटा है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव से क्या लेना देना है, डेरिवेटिव से क्या लेना देना है, आपको पता है डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होती है, और रेट ऑफ चेंज निकालने का क्या तरीका होता है, आप रेट ऑफ चेंज इस तरह से भी निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, या यूं कह सकते हो भाई fx माइनस fa। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर स्लोप और डेरिवेटिव आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। भाई देखो फार्मूला ही देख लो, ये किसका फार्मूला है, स्लोप का, और ये किसका फार्मूला है, डेरिवेटिव का। बस इसमें यहां पर लिमिट लगाते हैं, डेरिवेटिव स्मॉल चेंज होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है। तो इस फार्मूले से तो हम स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज सब कुछ निकाल देते हैं, और इसमें अगर हम आगे लिमिट लगाते हैं तो स्मॉल चेंज ये डेरिवेटिव बन जाता है। इसमें क्या फर्क है, बस वही मैंने कहा ना, अगर आप पॉइंट x1 y1 x2 y2 लोगे तो ये, अच्छा x1 y1 की जगह पे इस क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है, इस पॉइंट को लिया हुआ है AFA और इस पॉइंट को लिया हुआ है XFX, अलग अलग नाम दे रखा है। देखो एक पॉइंट को जैसे x1 y1, अगले को कह दिया x2 y2। अब मान लो यहां पर AFA लिख दिया, यहां पर मैंने XFX लिख दिया, तो यही फार्मूला तो बनेगा जब इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। तो बिल्कुल डेरिवेटिव और स्लोप दोनों एक ही हैं। ये मैंने बेसिक बताया है, मतलब अपनी तरफ से बताया है, मैथमेटिकली लैंग्वेज से नहीं बताया। मैथमेटिकली तो आपको मैं ग्राफ से प्रूव करना, शायद मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि डेरिवेटिव क्या होता है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी में हमने किया था कि डेरिवेटिव क्या होता है। स्लोप हम 11th क्लास में हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी याद रखने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, दोनों का फार्मूला देखो एक जैसा ही तो है। इसमें बस y2 y1 x2 x1, इसमें fx fa xa, फार्मूला तो एक जैसा है। ऐसे आप समझ सकते हो, आपकी कंफ्यूजन दूर हो सकती है। अच्छा, अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्या लेना देना है, बिल्कुल है। जब हम लिखते हैं y2 माइनस y1, मैं देखो बुक की लैंग्वेज से नहीं करवा रहा, अभी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, मेरी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैथमेटिकली नहीं समझा रहा मैं आपको, मैथमेटिकली अब तक हम आए ही नहीं है, वो हम क्वेश्चन करेंगे साथ साथ करते जाएंगे। लेकिन एक सोचने वाली बात है, ये कैसा होगा, x1 और y1 दोनों छोटे होते हैं x2 y2 से, तो y2 बड़ा होता है y1 छोटा होता है मतलब पॉजिटिव, x2 बड़ा होता है x1 छोटा होता है मतलब पॉजिटिव, तो कहने का मतलब पॉजिटिव। और ये क्या होता है, डेरिवेटिव, इसको कह सकते हो आप dy by dx, आप इसको कह सकते हो डेरिवेटिव dy by dx। तो जब इंक्रीजिंग होगा उस टाइम पे उसका डेरिवेटिव कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं dy by dx ग्रेटर 0 होगा, ये भी साथ के साथ याद रखो। और जब डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग में क्या था, अभी दूसरा फार्मूला लिखते हैं। डिक्रीजिंग में क्या होता है, x1 तो लेस होता है x2 से और y1 ग्रेटर होता है y2 से। कुछ इसी तरह से बताया था, ये देखो ये लिख रखा है ना, x1 x2 और इसको y1 कह दिया, इसको y2 कह दिया।
तो y1 ग्रेटर होता है y2 से। अब बताओ सिंबल कैसे आएगा भाई, सिंबल बताओ। y2 छोटा है, y1 बड़ा है, और छोटे में से मतलब लेस में से बड़ी वैल्यू कोई माइनस करेंगे तो कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और अगर ग्रेटर में से यह कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव बाय पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, तो समझ लेना dy बाई डी एक्स लेस जीरो होगा, कब, डिक्रीजिंग में। ठीक है। अब मेन चीज, डस्टर मैंने कहां रख दिया, मेन चीज इसकी बस आप इतनी याद रखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की मेन चीज बस इतनी याद रखना। दो तरीके हैं, एक तो डेरिवेटिव वाला तरीका है, एक विदाउट डेरिवेटिव। दो तरीके आएंगे, मैं दोनों करवाऊंगा। ये है विदाउट डेरिवेटिव, ये है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इंक्रीजिंग का कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव डेरिवेटिव होता है इंक्रीजिंग करो का। डिक्रीजिंग का हमेशा डेरिवेटिव नेगेटिव होता है अगर वो डिक्रीजिंग है तो। ठीक है। और बाकी ये विदाउट डेरिवेटिव, बगैर डेरिवेटिव के, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट। देखो मैं अब क्वेश्चन करवाता हूं आपको। क्वेश्चन मैंने ले लिया एफ एक्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया है। एफ एक्स इसमें दे रखा है ए एक्स प्लस बी, ए और बी कॉन्स्टेंट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप क्या करो, एक मिनट, यहां पर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन में स्टार्ट, बाकी आगे सीधा। लेट x1 लेस x2, ये चीज आपको माननी है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक बात तो क्लियर है भाई, x1 तो लेस होगा ही होगा x2 से। ठीक है। मेन बात तो इस पे है, ये दूसरी वाली पे। अगर ये दूसरी fx1 भी लेस हुई fx2 से तो ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर fx1 ग्रेटर हो गई तो डिक्रीजिंग होगा। तो ये तो लेनी ही लेनी है, ये तो दोनों में कॉमन है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, ये होता है। तो आप ये तो मान लो शुरू में ही। अब करना क्या है, इसको इस तरह से बनाओ, मतलब इसमें a से मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसमें b मैंने जोड़ दिया, ax1 प्लस बी। ax प्लस बी को fx कहते हैं, तो ax प्लस बी को क्या कहेंगे, fx1। ax2 प्लस बी को क्या कहोगे, fx2। सिंबल कैसा आया भाई, लेस आया ना, तो सो करो इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक स्ट्रिक्टली भी लगाना जरूरी है। एक तो होता है स्ट्रिक्टली मतलब बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक ऊपर ही जा रही हो, एक सिर्फ इंक्रीजिंग। हो सकता है वो थोड़ी देर इंक्रीज हुई हो, फिर सीधी चली गई, फिर इंक्रीज हुई हो, फिर सीधी चली गई हो, फिर इंक्रीज हो, और मान लो आगे नहीं हुई। इस तरह की स्ट्रिक्टली नहीं होती है। ठीक है। ये कहीं कहीं इंक्रीज हो रही है और कहीं कहीं नहीं हो रही, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते, मतलब बीच बीच में स्टॉप लगता है। हाँ इंक्रीजिंग तो है। एक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, इसी का एक दूसरा पार्ट ले लेते हैं, जिसमें ax प्लस बी की जगह पे देखो डिक्रीजिंग कैसे आएगा। ax प्लस बी की जगह पे क्या दे रखा है, 2 माइनस 3x, है ना। ठीक है। अब देखो इसमें देखो, तो ये चीज तो माननी माननी है, हर क्वेश्चन में ये चीज तो माननी माननी। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मैंने भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। x के साथ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x1 x2 दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब लगाएंगे माइनस, तो क्या ये लेस का सिंबल सही है, माइनस लगने के बाद क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है। हो गया ना चेंज। अब 2 और कर दो। अब इसमें मैंने किया क्या है, किया जो किया है मैंने अपनी तरफ से किया। हाँ ये बात तो मैं कहूंगा, जो भी किया है अपनी तरफ से किया है। इस तरह का बनाने के लिए किया है, 2 माइनस 3x1 2 माइनस 3x2 बनाना था, ये था। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों तरफ माइनस लगा दिया, माइनस लगाते निशान बदला, दोनों तरफ 2 ऐड किया मैंने, 2 माइनस 3x1 2 माइनस 3x2। तो देखो 2 माइनस 3x को अगर हम कहते हैं fx, तो 2 माइनस 3x1 को हम क्या कहेंगे, fx1, और 2 माइनस 3x2 को हम क्या कहेंगे fx2। तो आ गया ना ग्रेटर का सिंबल, ये वाला डिक्रीजिंग है। इस तरह से डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इस तरह से क्या हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। करो इज डिक्रीजिंग, समझ गए। इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो ये सिंबल कब बदलता है भाई, ये माइनस सिंबल बदलता है, या फिर कई बार उल्टा करने से बदलता है। वो उल्टा वाला भी एक लेते हैं जिसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, इसको रहने देते हैं।
रेसिप्रोकल जिसमें करना पड़ता है -1/x+1। हाँ, एक क्वेश्चन दे रखा है -1/x+1, इसी का एक पार्ट है। तो इसमें देखो दो जगह से सिंबल बदलेगा। आप शुरू में तो ये लिखोगे लेट x1 लेस x2, ये तो लेना ही लेना है, ये तो दोनों में होता है, सबसे पहले आप ये ले लो। फिर आप अगर इसको मैंने कर दिया उल्टा कर दिया, 1/x1 कर दिया और ये भी कर दिया 1/x2, तो बताओ सिंबल कौन सा होता है। अरे देखो, मान लेते हैं कि 2 3 से कैसा है, लेस है, मैंने उल्टा कर दिया 1/2 और 1/3। अब लेस नहीं हुआ, ग्रेट हुआ। क्यों? क्योंकि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5 और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, डिवाइड करो 0.3 कुछ आएगा। हालांकि 2 3 से लेस था लेकिन उल्टा कर दिया, डिवाइड करोगे आपको पता 1/2 बड़ा होता है, 1/3 लेस होता है, तो ये सिंबल चेंज हो गया। फिर आगे माइनस भी लगानी है, माइनस दोनों तरफ लगानी पड़ेगी, इधर भी माइनस लगाऊंगा और इधर भी माइनस लगाऊंगा, फिर से सिंबल चेंज हो गया, फिर से वापस वही आ गया भाई। तो क्या किया, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, दोनों तरफ नेगेटिव सिंबल लगा दिया, दोनों तरफ अब एक काम करते हैं +1 कर देते हैं। +1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल चेंज नहीं होगा। सिंबल सिर्फ दो ही कंडीशन में चेंज हो जाता है, जब रेसिप्रोकल करने से और नेगेटिव लेने से। प्लस माइनस करने से, गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नेगेटिव से गुणा करें तो फर्क पड़ता है। मान लो कि मैंने ये एक इक्वेशन लिख रखी, इसको मैंने नेगेटिव से गुणा कर दी, जैसे -4 से गुणा कर दी, तो ये हुआ -8, ये हुआ -12। पता होगा -8 बड़ा है कि -12 बड़ा है, मतलब सिंबल यही आएगा कि यही आएगा, ये आएगा ना, सिंबल चेंज हो जाता है। क्यों? अब -8 -12 से बड़ा हो चुका है भाई, ग्रेटर हो चुका है। अब इसको आप क्या कहोगे, fx1, और इसको आप क्या कहोगे, fx2। यहां पर भी लेस और यहां पर भी लेस आया, मतलब ये इंक्रीजिंग का केस है, मतलब ये इंक्रीजिंग का केस है। इस तरह के सम है बगैर डेरिवेटिव वाले, विदाउट डेरिवेटिव वाले। और देखते हैं विदाउट डेरिवेटिव के बाद। अब फर्स्ट के इसमें पार्ट है 4 में से मैंने 3 करवा चुका हूं। अगला है एक सम है विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव fx इक्वल टू मोड ऑफ x। पता नहीं है, शायद सब बुक में ना होगा, मोड ऑफ x। अब 2 पार्ट दे रखे हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 0 to ∞। 0 to ∞ पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो अगर इस पार्ट में अगर मैं ये लूं लेट x1 लेस x2, तो इसका मॉडुलस भी लेस ही होगा, समझ लेना ध्यान से। तो विच इंप्लाइज मैं कह सकता हूं कि fx1 भी लेस होगा fx2 से, तो इस पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली, हाँ स्ट्रिक्टली जरूर लगाना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा पार्ट क्या है, इंटरवल दे रखा -∞ to 0, लेट x1 लेस x2। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, ये नेगेटिव है, मतलब x1 कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, x2 कैसी वैल्यू है, नेगेटिव। नेगेटिव का मॉडुलस, नेगेटिव का मॉडुलस क्या सिंबल लेस ही आएगा, बताओ सिंबल लेस आएगा कि ग्रेटर आएगा? मेरे हिसाब से ग्रेटर आएगा। आपका दिमाग क्या कहता है कि अगर नेगेटिव ले लें, जैसे कि मान लो कि मैंने लिया -10 और यहां पर मैंने लिया -8। हाँ भी मैं कह रहा हूं भाई -10 -8 से लेस है, सीधी सी बात है। अब मैंने क्या कर दिया, मॉडुलस ले लिया। अब क्या हो गया, -10 का मॉडुलस तो 10 और 8 का मॉडुलस। अब क्या हो गया, क्या अभी 10 8 से लेस है? नहीं, अब ये ग्रेटर है, तो बिल्कुल ठीक। तो इसमें ग्रेटर आया, मतलब ये कैसा हुआ, डिक्रीजिंग हुआ, ठीक है। और ये हमारे थे फर्स्ट और सेकंड सम विदाउट डेरिवेटिव के। ये जो हमारे सम थे ना विदाउट डेरिवेटिव के। अब आगे जो हमारे सम हैं, और मेन चीज वही है, वो क्या होंगे, वो होंगे डेरिवेटिव से। अब आप इसको छोड़ देंगे, आपको बस इतना याद रखना है, इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव नेगेटिव, बस, ठीक है। इस तरह का सम, इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव पॉजिटिव। अब देखो कौन सा सम है, सीधा 5th कैसे आ गया भाई, हाँ ये है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, fx दे रखा है 4x³ -6x² + 3x + 12
इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग शो करना है। देखो क्वेश्चन में लिख रखा है कि इज इंक्रीजिंग, मतलब इसका डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव प्रूव करना है, ये ध्यान रखना। तो एफ डैश एक्स 12x स्क्वायर 12x और प्लस 3, ठीक है, एफ डैश एक्स 12 तो नहीं, मैंने लिया 3 कॉमन, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अच्छा अभी देखो 3 कॉमन है, ये किसका स्क्वायर है, ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर है। स्क्वायर करके देख लो, स्क्वायर करके देखो, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके देखना, माइनस 4 आएगा, तो ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर तो हमेशा ही ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, मतलब इसका डेरिवेटिव 0 है। 0 क्यों है भाई, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा ही ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, बल्कि ग्रेटर मिलेगा, मतलब 0 भी नहीं हो सकता, ये 0 हो सकता है 1/2 पे, हाँ हो सकता है 0, ठीक है, तो ग्रेटर इक्वल टू लगा देते हैं। स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x की 4, मैं डेरिवेटिव कर देता हूं, x की 5 का है आएगा 5x की 4 प्लस 10x का आएगा प्लस 10। बताओ ये वैसे ही बता दो, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है भाई। x की पावर कितनी है 4, इवन है, इवन पावर तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, फिर उसके 5 से गुणा करोगे फिर वो पॉजिटिव आएगा, फिर उसमें 10 और जोड़ोगे वो भी पॉजिटिव आएगा, तो ये भी कैसा हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, मतलब ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर 0, ठीक है, ये होगा भाई, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन में फर्क समझो, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, इसमें और इसमें तो ये 0 से ग्रेटर आया है, मतलब यहां पे तो स्ट्रिक्टली लगेगा, यहां पे स्ट्रिक्टली नहीं लगेगा। स्ट्रिक्टली समझ लो कहां यूज करना है, जब केवल और केवल 0 से ग्रेटर, बस यूं समझ लो, तो वहां पर स्ट्रिक्टली लगाते हैं, हाँ वैसे स्ट्रिक्टली लगा भी सकते हो, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होता है, ये जो स्ट्रिक्टली वर्ड है, स्ट्रिक्टली का मतलब है जो फंक्शन शुरू से लेके लास्ट तक ऐसे इंक्रीज होता जाए, चाहे वो इस तरह से इंक्रीज हो, चाहे वो जैसे इस तरह से इंक्रीज हो, चाहे इस तरह से इंक्रीज हो, बस ऊपर जानी चाहिए। और एक होता है जैसे कई बार इस तरह से फंक्शन चला, फिर थोड़ा सा रुका इस तरह से, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रुका, फिर ऊपर गया इस तरह से, ये स्ट्रिक्टली नहीं है, जो कहीं कहीं बीच बीच में रुक जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक बार इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, इसको क्या कहते हैं, ये होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऐसे होते हैं कुछ, कभी इंक्रीज हो रहे हैं, कभी डिक्रीज हो रहे हैं, कभी इंक्रीज हो रहे हैं, कभी डिक्रीज हो रहे हैं, इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। वो क्वेश्चन भी आएंगे, हमें ये भी बताना होगा कि वो कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप बस इतना समझो। आगे देखो, आगे हमारे सम है, अभी वैसे टाइम बहुत उचका है, मैं टाइम देख रहा था कितना टाइम हो गया। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग स्ट्रिक्टली इंगेजिंग, वैल्यू निकालनी है, फिर हम कल ही करेंगे, यानी कि हमें वैल्यू निकालने वाले सम, ये अलग से टॉपिक बनता है, तो ये हम कल से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे, कल की वीडियो में। आज आप यही करना, जो पिछले मैंने 4 सम करवाए थे वो लगभग चारों ही अलग अलग थे, एक में पासिंग थ्रो द इरोजन, उस पर स्पेशल ध्यान देना क्योंकि वो पूरी एक्सरसाइज है, बिल्कुल अलग सम है, ठीक है। तो आज इतना ही करना, आज और ज़्यादा नहीं करते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, काम हमारा टाइम का होते रहना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इतने कर लेना, ओके।